हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस और दिस इज किशन आनंदम। और आज इस लेक्चर में बात करने वाले नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कैसे कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है। आप चाहे 6 में हो, चाहे 7 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, आप बहुत इस लेक्चर को ईजिली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके। और ये जनरली आपको टॉपिक मिल जाएगा क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस में, आपके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर। उसमें अगर आपको थोड़ा डेप्थ पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो आप वहाँ अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बहुत शॉर्ट वीडियो में इसको समझेंगे। और इससे पहले भी मैंने आपके ऐसे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ एक आपके बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस, बस पॉलिटिकल साइंस बना हुआ है एक प्लेलिस्ट। आप उसमें जब क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरे जितने भी पॉलिटी रिलेटेड टर्म्स हैं, चाहे मेरे लेक्चर्स हैं, आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले मैंने इलेक्शन के बारे में और भी आपके ऐसे रिलेटेड पॉलिटी रिलेटेड मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट है, आपके बहुत इजी वे में समझेंगे। कोई मैं डेप्थ तो पहली बात में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि बेसिक जो हमारी होती है, बेसिक अगर स्ट्रांग है तो हम डेप्थ कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप 6, चाहे 7, 8, 9, 10 किसी में वो बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और समझते हैं कि नॉमिनेशन करने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस होती हैं या कुछ क्रिटेरिया होते हैं। तो बहुत ईजी वे में समझेंगे और मैं आपको कोशिश करूँगा कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ जिससे कि आप कोई भी दूसरे व्यक्ति को या कोई भी पर्सन को आप बहुत अच्छे से समझा सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। चलिए समझते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। मैंने पहले क्या क्या यहाँ लिखा हुआ मैं अब आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे से। पहली बात तो आप ये सेट कर लीजिए अपने माइंड में कि ये टॉपिक जो है वो क्लास 9th का है, आपके पॉलिटिकल साइंस है। मैंने लिख दिया है आपके रिलेटेड टू इलेक्शन है। इलेक्शन क्या होता है ये मैंने अपलोड किया हुआ है लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके टॉपिक है क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। सबसे पहले मैं बता दूं नॉमिनेशन क्या होता है। जनरली इस टर्म को मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेता हूं और बताता हूं कि नॉमिनेशन क्या होता है। नॉमिनेशन मतलब नामांकन होता है इसका हिंदी। आई होप आपको हिंदी से अच्छा क्लियर हो गया होगा। नॉमिनेशन अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लेता हूं मूवी, जो मूवी होता है, मूवी में जो एक्टर होते हैं, एक्टर कुछ अवार्ड के लिए क्या होते हैं, वो आपके नॉमिनेट होते हैं, उनको अवार्ड मिलता है। कोई मूवी नॉमिनेट हो जाता है ऑस्कर के लिए, तो नॉमिनेट मतलब उनका नाम वहाँ दर्ज हो जाना, तो यही होता है नॉमिनेशन का मतलब कि जो आपका नाम है, आपका नाम उस जगह पे या उसका रिलेटेड आपके फील्ड में वहाँ उस आपका नाम क्या हुआ, दर्ज हो चुका है, तो नॉमिनेट किया जाता है, आपका नामांकन किया जाता है। तो ये नॉमिनेशन का जनरली हिंदी है। और हम आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट्स को समझते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट बहुत कम पॉइंट है लेकिन अच्छे से समझ लेंगे। पहली बात है कि नॉमिनेशन यानी इलेक्शन में अगर आपको खड़ा होना है तो आप में क्या क्या गुण होना चाहिए कि आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको क्या होना पड़ेगा, आप इंडिया के होने चाहिए, यानी सिटीजन और कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन, यानी इंडियन होना चाहिए, आप इंडियन होना चाहिए, ना कि फॉरेन कंट्री के होने चाहिए। ऑफ कोर्स कॉमन, आप सोचो कॉमन लॉजिकल बात है कि इंडिया का इलेक्शन है तो जो आप इंडिया से बिलोंग करोगे तभी खड़ा होगे ना इंडियन इलेक्शन में। तो पहले क्राइटेरिया आप याद रखिएगा कि मस्ट बी आपके इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकंड एज क्या होता है, एज की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट का जो एज है वो मिनिमम 25 ईयर्स, यानी कम से कम 25 ईयर्स के उनका जो एज है वो होना चाहिए। और मैंने यहाँ ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है वोटिंग एज की। वोटिंग एज हमारा क्या होता है 80+ होता है, तो थोड़ा सा रिकॉल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है आपको। और सेकंड इज थर्ड पॉइंट क्या है आपके, पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड पार्टी टिकट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पार्टी टिकट। आपने मूवी देखा होगा या आपने रियल में भी सुना होगा कि इस बार इन व्यक्ति को आपके इस क्षेत्र से पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, यानी किसी और को वहां खड़ा कर दिया। देखिए पार्टी जो होता है और पॉलिटिकल पार्टी, उसका अपना रूल्स होता है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। अगर आप पार्टी में हैं, किसी पार्टी से हैं, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसकी आपकी कुछ क्राइटेरिया होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चलने होते हैं। तो जो पार्टी में है, आप अगर पार्टी में है, अगर पार्टी के थ्रू से आप इलेक्शन में खड़े हुए रहते हैं, तो पार्टी सबसे पहले क्या करता है कि वो एक लिस्ट जारी करता है, बताता है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि अगर मैं एक पार्टिकुलर क्षेत्र की बात करूं तो वहां पे उसका एक ही कैंडिडेट नहीं ना है, उससे रिलेटेड उसमें उसके 2, 3, 4 और लीडर्स उसके साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि पार्टी क्या करता है, पहले नॉमिनेट कर लेता है कि यस इस क्षेत्र के लिए इन पर्सन को खड़ा किया जाए, इन पर्सन को इस साल टिकट दिया जाए, इन व्यक्ति को आज टिकट दिया जाए।
यानी कहने का मतलब पार्टी पहले डिसाइड करता है, पहले नॉमिनेट कर लेता है, पहले लिस्ट तैयार कर लेता है कि किन व्यक्ति को इस क्षेत्र से खड़ा करना चाहिए, तो वही पार्टी टिकट। और इससे जो लीडर है आपके, कह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या होता है, जिस तरह भी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, पार्टी टिकट जारी करती हैं, यानी कैंडिडेट को बता देती हैं कि आपको हमने क्या क्या सिलेक्ट किया है और आप क्या कर सकते हैं, अपने उस क्षेत्र से आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं। यानी पार्टी ने आपको फुल अलाउंस दे दिया है, सपोर्ट दे दिया अपना कि आप इस क्षेत्र से जाकर क्या कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो यही होता है पार्टी टिकट। जनरली हम इसको मूवी में भी सुनते हैं और रियल लाइफ में भी सुनते हैं। और पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिल नॉमिनेशन फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। और नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ क्या होता है, गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उन्हें जो कैंडिडेट हैं अगर वो नॉमिनेशन करें तो उन्हें कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे उन्हें क्या करना रहता है, पैसा जमा करना था। अगर सिक्योरिटी पर्पस या सिक्योरिटी मनी क्या होता है आपको पता ही होगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या रूम रेंट पे ले रहते हो तो जो आपके मकान मालिक होते हैं वो पहले एज अ सिक्योरिटी मनी लेते हैं, चाहे स्कूल में चाहे आपके कॉलेजेस में एज अ इसको लिया जाता है आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर मैं बात करूँ कि वो कितना लिया जाता होगा, तो फॉर लोकसभा इलेक्शन 25,000, फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शन 10,000 लिया जाता है आपके एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। यहाँ भी एक रिजर्व कोटा है, SC/ST कैंडिडेट के लिए लोकसभा इलेक्शन में खड़े हैं तो एज अ 12,500 आपका लिया जाता है। और अगर वो स्टेट असेंबली इलेक्शन से खड़े हैं, SC और ST से वो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो उन्हें 5,000 एज अ सिक्योरिटी पर्पस उन्हें जमा करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट इज अ गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट जो हैं उनको अपना फुल डिटेल सबमिट करना पड़ता है आपके। तो पहली चीज़ तो उनको सीरियस केसेस पेंडिंग अगेंस्ट, अपने बारे में उनको बहुत अच्छे से वहाँ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है आपको कि उनके खिलाफ कोई भी सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग नहीं है आपके। यानी बहुत ज़्यादा केसेस तो चल रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा सीरियस केसेस जो आपके पेंडिंग अगेंस्ट हैं, कितने आपके केसेस आप पे पेंडिंग हैं, आपके अगेंस्ट हैं, कितने आप पे केसेस हैं क्रिमिनल केसेस, वो भी आपको वहाँ रिकॉर्ड देना पड़ता है आपके। फिर सेकंड इज डिटेल्स ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति होता है, एंड लाइबिलिटीज़ यानी उत्तरदायित्व होता है, मैंने लिख दिया आपको, ऑफ कैंडिडेट एंड हीज और हर फैमिली। यानी सिंपली क्या है, कैंडिडेट को अपना संपत्ति के बारे में पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, कैसा तो उन्हें पूरा डिटेल्स देना पड़ता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, और एज अ उनके फैमिली के बारे में भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड वहाँ जमा करना पड़ता है आपको, उनके फैमिली के बारे में भी और अपने संपत्ति के बारे में भी उनको अच्छे से वहाँ रिकॉर्ड देना पड़ता है। एंड लास्ट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कि जो कैंडिडेट है वो कितना पढ़ा लिखा है आपके, वो क्वालिफिकेशन भी वहाँ सबमिट करना रहता है। लेकिन एक बात है, कहते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता हैं, वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो पहली बात तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ जमा करना रहता है, एज अ रहता है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों आपको वहाँ अपने क्वालिफिकेशन को सबमिट करना है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके, ये कोई फिक्स नहीं किया गया है कि नहीं यस जो BCom किया है या B.Ed है वही बस खड़ा होगा इलेक्शन में, ऐसा कोई नहीं है। आप भी खड़ा हो, आपको बस नॉमिनेशन फॉर्म में ये सब डिटेल्स भरनी है एज अ, आप मतलब एज अ कोई भी कह सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ यही कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये कोई फिक्स नहीं किया गया, यहाँ लिया जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का, बट यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक क्राइटेरिया नहीं फिक्स कर दिया गया। इसके बारे में बात करूँगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट के बारे में मैं बात करूंगा आपके नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो इसी पे होगा, और उसमें थोड़ा सा मैं टाइम देकर आपको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करके उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो यही सब पॉइंट नोट में आपका पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, और दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पब्लिक किया जाता है। पब्लिक क्यों किया जाता है, क्योंकि लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो वो अपने जो कैंडिडेट हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो लीडर है उसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आपके उनको एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलेगा कि यस ये जो कैंडिडेट है इसके पास इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इसके पास इतनी संपत्ति है। तो लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो समझ जाते हैं कि ये कैंडिडेट कैसा है, और वो इससे अपना जो डिसीजन है वो बनाते हैं कि मैं आपके ये इस बार इलेक्शन में किसे वोट करूंगा। यानी उनके पास एक डिसीजन आता है बहुत अच्छे से, यानी अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है ये सब रिपोर्ट से, ये सब उनको पब्लिक करने से। तो पब्लिक करने से जनरली पब्लिक का ही फायदा है आपका कि पब्लिक को एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल जाता है उस कैंडिडेट के बारे में।
मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट को समझेंगे बहुत अच्छे से।